वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ लिया था कि उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट के बाद में हम ये देखने वाले हैं कि अगर एक क्वेश्चन इसके सामने आ जाए तो हम इसमें से मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फुल मार्क्स की तरफ फोकस ना करके, वैसे हम क्वेश्चन तो पूरा करेंगे लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ अगर फुल मार्क्स की तरफ नहीं जाके हम कुछ मार्क्स लेके आना चाहते हैं कि सर लास्ट टाइम में कैश फ्लो तो हमारी ऐसी सिचुएशन में है कि हम तो छोड़ ही दें, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा प्लीज छोड़िए मत, कुछ मार्क्स निकल सकते हैं यहाँ से, इजी है। कुछ मार्क्स यहाँ पे निकालना इजी है, तो वो कुछ मार्क्स इजी कैसे निकलेंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये फॉर्मेट एक बार जरूर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो मार्क्स हम फ्री में लाना चाह रहे हैं वो नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इजी मार्क्स लाने के लिए अपने को ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारे पास दी हुई है इनिशियली 7 लाख और अब हो रही है 9 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। आराम से शांति से ध्यान से समझना जहां पे मार्क्स आसान है। शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख हो गई, कैसे हुई होगी सर? ऑब्वियसली आपने यहाँ पे इशू किया होगा। इशू कहाँ आता है? इशू आता है हमारा यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 लाख रुपीज हमारे पास आ रहे हैं। आपको ये सोचना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टेट यहाँ पे काम है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है कहीं ना कहीं कैश फ्लो का, पैसा आना और पैसा जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस पॉइंट को हम एक बार एक और पॉइंट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो बहुत इजी वे में चीजों को देख रहे हैं, जिनको यहाँ से कुछ नंबर ही चाहिए, उसके उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा इजी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड नंबर पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए क्या बोल रहा है कि पहले आपके यहाँ 3 लाख था, अब ये 4,50,000 हो गया। पहले अपन नोट नंबर 2 में चलते हैं। नोट नंबर 2 में लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कि 12% डिबेंचर्स हैं, पहले 3,50,000 थे, अब 4,50,000 हो गए। इंक्रीज हो गए, कैसे इंक्रीज हुए होंगे? ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या किया होगा, इशू किया होगा। ठीक है, तो इशू करने की वो यहाँ पे अपन देखेंगे तो इशू ऑफ डिबेंचर जो है यहाँ आ जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर, पैसा यहाँ पर भी हमारे पास आने वाला है। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो 12% डिबेंचर लिखा हुआ है। ये 12% का मतलब क्या है? दिस इज 12% इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा किसके ऊपर? 350 पे, 450 पे। तो देखो यहाँ पे एक अजम्पशन लेना जरूरी है, और वो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि एक्स्ट्रा जो इशू हुआ है ये एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। तो जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा इशू हुआ है, एडिशनल इशू हुआ है, वो एट द एंड ऑफ द ईयर, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो उसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा आएगा, इनिशियली मान लो ये 3,50,000 था और एंड में ये 450 है जो कि हमें गिवन है। तो ये एडिशनल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ एडिशनल इशू हुआ है। अगर एंड में हुआ है तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि हमें इस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट को पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किसकी होगी? इसकी, क्योंकि अगर मैं आज लोन ले रहा हूं तो मुझे आज ही इंटरेस्ट देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, उसमें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो वो टाइम अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फोकस आ जाएगा किस पे? 3,50,000 पे। तो 3,50,000 का अगर आप 12% कैलकुलेट करते हैं तो इट विल कम 42,000। तो 42,000 का इंटरेस्ट आएगा। इसे हम शो कहाँ करेंगे? इसे शो हमें यहाँ करना है इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले तो 42,000 ऐड हो जाएंगे, और जब नॉन ऑपरेटिंग में लिखा है तो ऑब्वियसली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग किसी का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट पेड है तो जब हम लोन लेते हैं तो सिचुएशन में हमें पेमेंट करना पड़ता है, या फिर डिबेंचर लेते हैं, डिबेंचर भी एक तरीके का लोन ही है। तो 42,000 यहाँ पे इंटरेस्ट पेड में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। ओके, चलिए अब इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ये आया हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हम यहाँ आ जाते हैं। नोट नंबर 3 जो है हमारा उसमें लेता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो कि पहले 75,000 थी, अब हो गई 1,50,000, इंक्रीज हो गया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अपन ने ट्रीटमेंट समझा था कि वैसे तो ये करंट लायबिलिटी है, लेकिन स्टिल इसका जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ओके, तो 75,000 से 1,50,000 हुआ, इसका मतलब आपने यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का यूटिलाइजेशन किया है, पैसा आया है। तो पैसा आया है तो कहाँ आएगा? ये जैसे रेस फ्रॉम बैंक लोन था, इसी तरीके से आ जाएगा रेस फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे 75,000 प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है,
तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर पॉइंट नंबर 4 में कहा है प्रपोज डिविडेंड, प्लीज प्रपोज को यहां से मैं कट कर रहा हूं, इसमें एक गड़बड़ है, दिस इज डिविडेंड पेएबल, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता तो क्या होता सर, प्रपोज डिविडेंड जो है पहले बैलेंस शीट में आ सकता था पर अब ये नहीं आ सकता है, ठीक है, इसमें चेंजेस हैं। प्रपोज डिविडेंड नॉर्मली अब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा फुटनोट के अंदर, बैलेंस शीट के नीचे, ठीक है। अगर ये आ जाता है, मान लो ये यहाँ लिखा हुआ होता है, ज्यादातर आने के चांसेस इसके यहीं पे होते हैं, ठीक है, आजकल यहाँ नहीं आता, डिविडेंड पेएबल आएगा अगर लिखा हुआ होगा तो, बट ये चांसेस कम है आने के, बट ये आने के चांसेस ज्यादा है। बट फिलहाल क्योंकि बैलेंस शीट में दिया हुआ तो मैं आपको बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा। अगर ये यहाँ आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, करंट ईयर हमारे किसी भी काम का नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये बाहर दिया हुआ है तो प्रीवियस ईयर वाला ही काम आएगा, क्लियर। क्या होगा, प्रीवियस ईयर वाला ही चार्ज होगा और प्रीवियस ईयर वाला ही पे होगा। इसका मतलब क्या है चार्ज और पे का, वो हम यहाँ से समझते हैं इस वाले ट्रीटमेंट का। तो अगर आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर प्रीवियस ईयर वाला जो है वो तो पेड होता है और करंट ईयर वाला चार्ज होता है, लेकिन अगर ये यहाँ दिया हुआ है तो प्रीवियस ईयर वाला ही पे होता है, प्रीवियस ईयर वाला ही चार्ज होता है। अब पेड और चार्ज का मतलब अपने को समझना है। देखो वो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैंने छुड़वाया था, रिजर्व एंड सरप्लस वाला है ना, पॉइंट नंबर बी अपन ने छोड़ दिया था जो नोट नंबर 1 में था। ये 1 लाख से 2,50,000 आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज कैसे हुआ होगा, आपने 1,50,000 इस साल के अंदर कमाए होंगे, ठीक है। तो आपने जब क्वेश्चन शुरू किया था तो सबसे पहला पॉइंट था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें चाहिए था, पर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्या जो 1,50,000 है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है सर, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है उसमें से पहले लेस होता है टैक्स, करेक्ट। तो ये आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप लेस करते हैं डिविडेंड, तो उस सिचुएशन में ये बनता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, और ये जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाता तो ये यहां होगा, इसका मतलब डिविडेंड और टैक्स लेस हुआ है, लेकिन टैक्स की इंफॉर्मेशन बाई चांस पूरे क्वेश्चन में है नहीं, ओके। तो उस सिचुएशन में डिविडेंड कितना लेंगे, तो डिविडेंड यहां जो आता है पीएनडल में जो आता है वो चार्ज वाला होता है, ठीक है। तो चार्ज सारे पीएनडल में आते हैं, तो यहाँ पे अपन ने जो डिविडेंड दिखाया होगा वो कितना दिखाया होगा 2 लाख, और ये कितना है फाइनल बैलेंस 150, ये 2 लाख कहाँ से आया, ये रहा देखो 2 लाख। तो अब अपन को यहाँ पे देखें तो ये 350 आ गया, ठीक है। टैक्स के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है तो ये आ गया पूरा 350 यहाँ। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर कितना दिखाने की जरूरत है, 3,50,000 दिखाने की जरूरत है। अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि सर डिविडेंड का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, जी नहीं, चार्ज कंप्लीट हो गया, पेड नहीं हुआ, ठीक है। पेड कितना करना है 125, कहाँ पे होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट सर, डिविडेंड पेड होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, कितना पे होता है 125 पे होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का पे करना है, क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मान लो ये प्रपोज डिविडेंड गिवन होता आपको कहाँ पर, ये आपको गिवन होता यहाँ, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो हम क्या करते, यहाँ 125 ऐड करते और जहां लेस किया 125 वहां 125 भी लेस करते, तो दोनों जगह 125 का ही फिगर आता, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब असेट्स की तरफ चलते हैं। असेट्स में फिक्स असेट्स हैं, सबसे पहले टेंजिबल असेट्स हैं पॉइंट नंबर 5 में। तो फिक्स असेट्स टेंजिबल असेट में मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जिसे अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ओके। अच्छा अब हमारे पास ये जो बैलेंसेस हैं इनके लिए अपन एक काम करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट बनाने से थोड़ा सा चीजें जल्दी समझ में आएंगी। तो मशीनरी अकाउंट बनाया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ इनके बैलेंसेस का कंप्लीट कर लिया। अब अपन जो बैलेंसेस हैं उनको पिक कर लेते हैं, बैलेंसेस कितने कितने दिए हुए हैं, तो 1055 1675 एंड 140 एंड 210। तो 1055 1675 पहले अपन ये लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया आपका बैलेंस, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, हाँ जी 1055 एंड 1675 ये दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ बैलेंस की बात करें तो ये दिया हुआ है 140 एंड 210, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे आपने शायद अकाउंट आपको याद आ रहा होगा, टू मशीन लिखते हैं है ना, और यहाँ से बैलेंस ट्रांसफर होता है, लेकिन ये कब होता है इन द केस ऑफ सेल।
और सेल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई नहीं है, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। सारा बैलेंसिंग फिगर 70,000 का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2,10,000, 2,10,000। ये क्या है? ये है बाय P&L जो डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे चार्ज किया है। ठीक है, तो 70,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे चार्ज किया है, तो ये 70,000 यहाँ आ गया। क्लियर? ओके। अब पहले मशीन थी 1055 की, अब हो गई 1075 की। अपने आप बढ़ गई क्या? जी नहीं, आपने परचेज की होगी, तो टू बैंक ब्रैकेट में परचेज कितना 620। अब इन दोनों का एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम अपने सोल्यूशन में। एक तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 70,000 का, और एक हमने परचेज किया है। ये कहाँ जाएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्लियर? चलो चलते हैं पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा कितना आया था? इट वाज 70,000। तो ये देखो यहाँ 70,000 डेप्रिसिएशन आ गया। प्लस अपन ने परचेज ऑफ फिक्स एसेट या परचेज ऑफ मशीनरी की है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख दिया मशीनरी। कितने की परचेज की अपन ने? हमने परचेज की 6,20,000। ये पैसा आएगा जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी, 620 चला गया। ओके, हमने दोनों एडजस्टमेंट यहाँ लिख दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंजिबल। पॉइंट नंबर 6 क्या दिया हुआ है इंटेंजिबल में? गुडविल। गुडविल पहले 150 थी, अब 1 लाख हो गई। गुडविल कम हो गई, इसका मतलब क्या है? देखो गुडविल कम हो गई, इसका मतलब है राइट ऑफ किया है आपने। ठीक है, ये रहा देखो गुडविल राइट ऑफ अपन ने लिखा था। कितना गुडविल राइट ऑफ आएगा? 50,000 आएगा। लेकिन सर गुडविल अगर बढ़ गई तो क्या होगा? प्लीज ध्यान रखना, गुडविल अगर कम हो रही है तो वो राइट ऑफ है, लेकिन अगर गुडविल बढ़ रही है इट मींस इट इज परचेज ऑफ गुडविल। और परचेज ऑफ गुडविल जो है वो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, जो गुडविल बुक आपके बुक्स में दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, वो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो गुडविल होती है परचेज गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो आप कभी शो ही नहीं कर सकते बैलेंस शीट के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले कितने थे? 1 लाख, अब कितने हो गए? 1,50,000 इंक्रीज हो गए। क्या इसका मतलब क्या है? हमने और इन्वेस्ट कर दिया होगा, और इन्वेस्ट किया होगा तो पैसा आया होगा गया होगा? बिल्कुल गया होगा। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये 50,000 आपके यहाँ आ गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर कैश बैंक गिवन हो। तो अपन ने ये पढ़ा था कि इसको अलग से कंसिडर किया जाता है, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में माना जाता है, तो इसे हम लास्ट में देखेंगे। बट फिर भी इनके टोटल करके रख लेते हैं, ये हमें काम आएंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए होते हैं हमें। यहाँ आ रहा है 1,13,000, और यहाँ यहाँ भी 1,13,000 ही आ रहा है बाई चांस। ठीक है, दोनों का टोटल सिमिलर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, पहले कितना था? 72, अब कितना है? 122। तो यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक एंड ट्रेड दिया है जो कि 50,000 से प्लस हो गई है। इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है? देखिए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो हम कहाँ पर करते हैं? वो ट्रीटमेंट हमारा होता है यहाँ, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फिलहाल आपकी करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीज हो रही है तो वो कितनी इंक्रीज हो रही है? सर वो इंक्रीज हो रही है हमारी 50,000 से इन्वेंट्री, तो वो 50,000 यहाँ लेस होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में एक जो पॉइंट अपन ने अभी मिस किया, ये 1,13,000 वाला जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है, दोनों ही सेम है। तो ओपनिंग क्लोजिंग इन दोनों को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कितना था हमारा? 1,13,000। क्लोजिंग कितना है? ये भी 1,13,000। ठीक है, तो एबीसी में जब मैं कुछ जोड़ूं तो ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 70,000 प्लस 50,000 प्लस 142, तो यहाँ पे टोटल हो गया 162। 162 अपने को क्या करना है? सॉरी, माइनस नहीं करना, अपने को प्लस करना है। तो 162 यहाँ प्लस हो जाएगा 350 में, एंड 50,000 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है? 350 प्लस 162 माइनस 50,000, दिस इज 462। ऐसे ही यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 6,70,000। और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? तो देखो 3 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख जो आपका प्लस हो गया, प्लस 75,000 माइनस 42,000 एंड माइनस 125, तो ये आ गया 2,08,000। अब जरा इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए अपन ये ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर आप करोगे तो 2,08,000 और 462 ये दो प्लस के हैं, और 670 माइनस का है। तो नेट में आपके पास क्या बचा? नेट में आया सर 0। तो 0 में 113 जोड़ा, 113 आ गया। इस तरीके से आपका ये आंसर मैच कर गया। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऐसा लगता है कि सर ये हमसे पूरा तो ना हो पाए, तो पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं आपसे पूरा मांग भी नहीं रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर सिर्फ वो करो जो आपके काम का है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? इसमें शायद आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, चलो इसमें भी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन गुडविल रिटर्न ऑफ ये बहुत आसान था। इंटरेस्ट पेड ये भी डिफिकल्ट नहीं था।
ठीक है। इन्वेंट्री ये तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, ये 620 हो सकता है आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ये तो आसान था, ये आसान था, ये भी आसान था। बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टली निकाला है अपन ने, इंटरेस्ट बिल्कुल जो यहाँ वाला पार्ट है, डिविडेंड पेड वाला पार्ट जो है ये भी आपके लिए आसान है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली आपको देखना है प्रीवियस ईयर का पे करना है। एवरी टाइम कुछ भी आए, चाहे डिविडेंड आपका ये बैलेंस शीट में आ जाए या बाहर आ जाए, प्रीवियस ईयर का ही पे होता है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लर्न कर सकते हो कि सर जब भी डिविडेंड आएगा मुझे यहाँ पे करना ही करना है। ठीक है। इवन टैक्स पेड भी जो होता है ये भी प्रीवियस ईयर का ही होता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लर्न भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एक क्वेश्चन और देख रहे हैं अपन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो दो एक्टिविटीज, 6 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें ऐड करके बनता है, लेकिन अगर आपको इतना आता है तो आप 6 में से 4 मार्क्स बना लोगे। ठीक है। आप देखिए कि मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड दिख रहा है, और कैपिटल एंड बैंक लोन ये कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड दिख रहा है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड एट 2,000, डेप्रिसिएशन इज 6,000। तो ये कौन से पॉइंट का दिख रहा है, ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि वो अकाउंट बनाने से हमारे लिए जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट बनाया अपन ने, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा हमारा, दूसरा अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो इन दोनों अकाउंट को हम यहाँ बना लेते हैं और क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 40,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 50,000। सिमिलरली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 10,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 12,000। तो आपने सारे बैलेंसेस लिख लिए। अब हम यहाँ एडजस्टमेंट देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 10,000 was sold at a loss of 10,000 2,000 and depreciation charge during the year is 6,000। देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं अपन यहाँ। तो आपने यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस से डेप्रिसिएशन दिखाया है वो कितने का दिखाया है, 6,000 का। ठीक है, तो यहाँ टोटल 16,000 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 12, तो इसका मतलब 4,000 आपने यहाँ से ट्रांसफर किया होगा मशीन अकाउंट में। और ट्रांसफर किस चीज़ के लिए होता है, हमेशा सेल के लिए। तो हमने कुछ सेल किया है, हाँ जी बिल्कुल किया है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये मशीन का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हम यहाँ तो डेप्रिसिएशन लगाते ही नहीं है ना, और जो मशीन आप बेच रहे हो उस पर कुछ तो डेप्रिसिएशन लगा ही होगा, तो कितना लगा होगा 4,000, वो यहाँ से पता चला। मशीन आपने खरीदी थी 10,000 में, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया 4,000 का, और फिर वो कह रहा है कि मैंने इसको बेचा भी लॉस में है, तो 2,000 का मुझे लॉस हो गया, तो मैंने कितने में बेचा होगा सर, 4,000 में। तो आप यहाँ शो कैसे करोगे, बाय बैंक, सबसे पहले कितने में बेचा, 4,000 में। ठीक है, प्लस ये डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, जो हमने यहाँ एंट्री की है उसकी, तो ये 4,000। और लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये कितने का लॉस हुआ है हमारा, तो ये लॉस हुआ है 2,000 का। ठीक है, तो अब ये अकाउंट बंद करने का टाइम आ गया, देख लेते हैं हमारा टोटल मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ये 70,000, अरे यहाँ 70 नहीं 60, सॉरी 60,000, लेकिन यहाँ 40 आ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर 20,000 कहाँ से आएगा सर, देखो पहले हमारे पास में मशीन थी 40 की, उसमें से 10,000 की मशीन जो थी वो हमने बेच दी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, 30 होना चाहिए लेकिन 50 है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ परचेज किया होगा, तो टू बैंक ब्रैकेट में परचेज। अब मुझे यहाँ एडजस्टमेंट में अगर इसको दिखाना है, सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ मेरे पास में एक तो ये टू बैंक कर बाय बैंक करके मेरे पास पैसा आया है, मैंने सेल की है, क्या सेल ऑफ मशीनरी, मेरे पास 4,000 आए हैं, और मैंने फिर परचेज किया है 20,000 का, तो परचेज ऑफ मशीनरी मेरे पास से पैसा गया है, कितने का 20,000, तो ये मेरा नेट 16,000 का माइनस यूज्ड आ गया, कैश यूज्ड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, जिसके बारे में अभी तक अपन ने बात भी नहीं की है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर देखो अगर आप, तो पहले कैपिटल, इसको आप शेयर कैपिटल मान लो, पहले 30,000 थी, अब 35,000, कैसे बड़ी होगी, आपने इशू किया होगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, पैसा आया गया, बिल्कुल आया 5। बैंक लोन पहले 10 था, अब 0 हो गया, कैसे, आपने रीपेमेंट कर दिया होगा, तभी तो कम होगा लोन। ये तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि सर पैसा कम कब होता है, ज़्यादा कब होता है, 10,000 माइनस, तो नेट में आपका कैश यूज आ गया यहाँ भी 5,000। इस तरीके से आपका ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग है, और ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिस, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू वाज सोल्ड एट दिस। ठीक है, ये लैंड का एडजस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है, तो इनको हम लैंड और इन्वेस्टमेंट के साथ देखने वाले हैं। ये थर्ड पॉइंट, और सॉरी ये हाँ इसका थर्ड पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट, और इसका फर्स्ट और सेकंड,
इनके लिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए अकाउंट बनाना जरूरी है, लेकिन ये वाला अकाउंट जो है डेप्रिसिएशन के अकाउंट के साथ नहीं है, ओनली प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, मतलब डब्ल्यूडीवी पे मेंटेन्ड है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहा ये, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है 8,50,000 ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये दिया हुआ है 10 लाख। चलो अब अपन एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं, जो बैलेंस दिया हुआ है उसके बाद में। तो एडजस्टमेंट्स में कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द प्लांट एंड मशीनरी इज 50,000, किस साइड आता है डेप्रिसिएशन, इस साइड आता है 50,000। प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40। देखो बुक वैल्यू का मतलब होता है जब डब्ल्यूडीवी पे चल रहा होता है तो ये डब्ल्यूडीवी है, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 60,000 की चीज को आपने 40,000 में बेच दिया तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर अगर आप 60 की चीज 40 में बेचोगे तो आपको फायदा तो हो ही नहीं सकता, नुकसान ही होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। क्या कोई और एडजस्टमेंट है? नहीं सर, दोनों हो गए। तो अब हम अकाउंट को मैच कर लेते हैं, ये 10 लाख है और यहाँ जो आ रहा है 1 लाख, तो ये 11,10,000 आ रहा है, लेकिन 11,10,000 जब ये आ रहा है तो यहाँ मैच कर रहा है, 11,10,000 नहीं कर रहा। तो आपने एक्स्ट्रा कैसे हो गया सर? आपने परचेज किया होगा, कितने का परचेज किया है 2,60,000 का परचेज किया है, ठीक है। अब अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट जो है उसको बना लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में यहाँ से पैसा गया है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो पैसा गया कितना 260, ओके। उसके बाद में आपने सेल भी किया था, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये रहा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 पैसा आया है, ओके। लैंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट था पहले 40, अब हो गया 1 लाख। कुछ बताया है, कहता है नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ बेचा नहीं है, थर्ड पॉइंट इसका है, फोर्थ इसका है, ठीक है। हाँ जी, हमने कुछ बेचा नहीं है, इसका मतलब सिर्फ खरीदा है, पैसा आएगा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट सर 60,000 और चले गए हमारे पास से, ठीक है। सिमिलरली लैंड 2 लाख की थी, अब 1 लाख की है, तो 1 लाख की, इसका मतलब आपने क्या किया होगा, बेच दी होगी, क्योंकि लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, तो ये बिना डेप्रिसिएशन से तो कम हो नहीं सकती, आपने बेची होगी। कहता है लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, मैंने लैंड को 60,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, आपकी लैंड कम हुई है 1 लाख और उसमें 60,000 का प्रॉफिट भी आया है, तो इसका मतलब कितने में बेची होगी 160 में। तो सेल ऑफ लैंड 1,60,000, ठीक है। इस तरीके से आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार टोटल कर लेते हैं अपन, 260 माइनस का है, 60 माइनस का है, और हमारा 40,000 और 1,60,000 जो प्लस का है, तो माइनस का फिगर आ रहा है 120, मतलब अपन ने जो कैश यूज किया होगा वो 1,20,000 का किया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ एक इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन और हो गया। मैक्सिममली इतनी चीजें अगर आप अच्छे से आपको आती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मेरी प्रैक्टिस से आप पास नहीं होने वाले हैं, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन समझने के लिए अगर इतना आता है आपको तो कैश फ्लो के अंदर आप जो 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है उसमें 3 to 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी ही चीजें डिफिकल्ट यहाँ पे होती है, बाकी चीजें पॉसिबिलिटी में है जो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, thank you so much and very all the very best for your exams, thank you।